नमस्कार दोस्तों। भारतीय इतिहास से संबंधित जो महत्वपूर्ण परिचर्चा चल रही है उसमें लगभग जो है प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण टॉपिक जो समाप्त हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त साम्राज्य बेसिकली जो है प्राचीन भारत का स्वर्णिम युग है। इसे क्लासिकल एज कहा गया है। इस समय जो है संपूर्ण भारत में गुप्तों का आधिपत्य हो चुका है और इनकी राजनीतिक स्थिति सर्वोपरि है। ये एक तरह से मौर्य साम्राज्य की भांति जो है चहुं ओर विकसित साम्राज्य है। इसके बेसिकली जो अपन वो पार्ट डिस्कस करेंगे इसको बेसिकली 4 भागों में बांटेंगे। फर्स्ट जो है ये तो होगा टाइटल गुप्त साम्राज्य। अब इसमें फर्स्ट पढ़ेंगे सोर्सेज, फिर राजनीतिक परिचय, जिसमें जो है ये पढ़ेंगे समुद्रगुप्त ने कौन से विजय अभियान किए थे, स्कंदगुप्त ने कौन सी उपाधि ली थी, कुमारगुप्त का क्या रोल है, इससे रिलेटेड पढ़ेंगे। फिर प्रशासन व अर्थव्यवस्था, जो कि किसी भी साम्राज्य की मेन स्तंभ होता है वो होता है प्रशासन और अर्थव्यवस्था। तो ये देखें कैसी अर्थव्यवस्था थी। फिर जो है कला व साहित्य। बेसिकली जीएस की अगर दृष्टि से देखा जाए तो कला व साहित्य से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गुप्त साम्राज्य में पूछे गए हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है बेसिकली जब सब्जेक्ट का पेपर होता है तभी पूछे जाते हैं। बाकी जीएस के व्यू से कला व साहित्य के जो है सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें अपन शुरुआत करेंगे सोर्सेज से। सोर्सेज में भी जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साहित्यक। फिर पढ़ेंगे अगर कोई विदेशी यात्रियों का वर्णन किया हुआ है, जैसे अगर कोई फाइयान लिखता है, हेनसांग लिखता है तो उसका वर्णन करेंगे। फिर अपन करेंगे जो पुरातात्विक है, कोई सिक्के मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं तो उससे रिलेटेड अपन स्टडी करेंगे। तो इससे पहले जो है अपने जो है मौर्य साम्राज्य जो है फिनिश हो चुका है, फिर मौर्योत्तर साम्राज्य फिनिश हो चुका है। इस तरह से जो है अपन धीरे धीरे जो है प्राचीन भारत लगभग 60% खत्म कर चुके हैं। तो गुप्त साम्राज्य फर्स्ट सबसे पहले सोर्स, तो पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है। वायु पुराण में सबसे ज़्यादा है, सबसे वृहद सूची वायु पुराण में, फिर विष्णु पुराण, फिर ब्राह्मण पुराण में। फिर एक रचयिता है वैशाखदत्त की देवी चंद्रगुप्तम। इस नाटक में समुद्रगुप्त के बाद जो उसका पुत्र रामगुप्त है, जिसकी ऐतिहासिकता पर मतांतर है, वो जो राजा बनता है, जब वो शासक बनता है तो उसके बारे में वर्णन किया गया है। इस पर शक राजा के आक्रमण व पत्नी ध्रुव देवी को सौंपने का उल्लेख मिलता है। इसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य जो है वो दासी का रूप धारण करके जो होता है शासक उसको मार देता है और उसकी हत्या कर देता है रामगुप्त की। तो ये उसकी ऐतिहासिकता, रामगुप्त की ऐतिहासिकता को लेकर जो है वो संदिग्ध अवस्था है। तो वैशाखदत्त की रचना है देवी चंद्रगुप्तम। फिर अगली है शूद्र की मृच्छकटिकम, भारत एक खोज, जो कि सीरियल बना हुआ है। उसमें ये पूरी कहानी है कि चारुदत्त नामक गरीब ब्राह्मण होता है और उसका वसंत सेना नामक जो नगर गणिका होती हैं उससे वर्णन है। तो उस समय की जो न्यायिक प्रणाली है, उस समय की जो नगरीय प्रणाली है, उसका बहुत ही शानदार वर्णन किया गया है। फिर है वात्सायन का कामसूत्र, गुप्तकालीन समाज में नगरीय जीवन की जानकारी का उल्लेख का स्रोत है। इसके बाद जो है वो है कालिदास की रचना है। कालिदास बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट रचना इसी की है और इसी पर सवाल आते हैं कौन सी कालिदास की रचनाएं नहीं है। तो ये देखिए महाकाव्य तो 2 है, रघुवंश व कुमार संभव। फिर गीति काव्य 2 है, ऋतुसार और मेघदूत। और जो महत्वपूर्ण नाटक है वो है विक्रम और उर्वशी, जिसमें विक्रम और उर्वशी संबंधित है। मालविका और अग्निमित्र का अपने जो है पुष्यमित्र सूंग का जो पुत्र है अग्निमित्र, और उसकी पूरी घटना का वर्णन मिलता है। फिर है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसके बारे में शकुंतला व राजा दुष्यंत की कहानी का वर्णन है। फिर जो है कामंदक का जो है नीतिसार है। तो ये जो कामंदक का नीतिसार ये बेसिकली इकोनॉमिक्स पर बेस्ड है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसके ऊपर ये वर्णित है। फिर जो है गुप्त प्रशासन समाज अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है कामंडक। फिर है विजिका का कौमुदी महोत्सव, इसमें गुप्त वंश की पुनर्स्थापना की समसामय कहानी, गुप्तों की उत्पत्ति पर भी प्रकाश डाला गया है। आर्य मंजूश्री मूलकल्प, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड ग्रंथ है और गुप्तों के शासकों को उल्लेख किया हुआ है। फाइयान और हेनसांग की जो पुस्तक है फोक्यू की और सीयू की, इन पर जो है पूरा वृत्तांत है उस समय कैसी रचनाएं थी। ये हर्षवर्धन के समय आया था तो भी उसने वर्णन किया है, और फाइयान जो है वो चंद्रगुप्त सेकंड के समय आया था। फिर सोर्स एज में सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में भी जो अभिलेख है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उन अभिलेखों में भी सबसे इम्पोर्टेंट प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति का सिंपल सा क्वेश्चन आता है, प्रयाग प्रशस्ति किस काल से संबंधित है? गुप्त काल संबंधित। इसकी भाषा कैसी है? संस्कृत शैली। और एक इसकी शैली कैसी? चंपू शैली। चंपू शैली जो बेसिकली उसको कहते हैं जिसमें गद्य व पद्य जो है मिश्रित होता है, उसको चंपू शैली कहा जाता है। इसके जो रचयिता है वो हरिसेन है और स्थापित कहाँ हुई है? इलाहाबाद में हुई है। तो ये गुप्तों से संबंधित जानकारी प्राप्त होने का सबसे ऑथेंटिक विश्वसनीय जो सोर्स है वही है, तभी इससे सवाल आते हैं।
और तिलभट्ट केन द्वारा यह प्रतिष्ठित है। तो ये क्वेश्चन आते हैं, हरिसेन रचयिता है, चंपू शैली कौन सी है। इसमें समुद्रगुप्त का चूंकि हरिसेन जो वो होता है दरबारी कवि, तो समुद्रगुप्त के समय की राजनीतिक सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करता है। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि है, 1 लाख गाय दान देने वाला बताया गया है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त द्वारा किया गया अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख नहीं है। चूंकि नेट JRF के पेपर होते हैं उनमें ये पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख है वो नहीं है। समुद्रगुप्त का एरण अभिलेख, एरण को समुद्रगुप्त का एरण का भोग नगर व दत्त देवी को उसकी पत्नी बताया गया है। एरण अभिलेख भी इंपॉर्टेंट। आगे एक एरण अभिलेख आएगा जो भानुगुप्त से संबंधित है, जिसमें सती प्रथा का सबसे ज़्यादा उल्लेख किया गया है। फिर रामगुप्त का लेख है, दुर्जनपुर MP में पड़ता है, वह जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों पर उल्लेख है। तो ये रामगुप्त की ऐतिहासिकता पे जो मतांतर है उसको ये स्पष्टीकरण देता है कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त नाम का भी शासक हुआ था। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख, ये आर्ट एंड कल्चर से सबसे रिच है। इसमें जो है विष्णु ध्वज के रूप निर्मित साम्राज्य धार्मिक उपलब्धियों का वर्णन है। संभवतः इस पर चंद्र लिखा हुआ है, तो इस पर मतांतर है चंद्र कौन था, लेकिन ज़्यादातर का यही मानना है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्तकालीन जो शासक था वही था। चंद्रगुप्त सेकंड का मथुरा स्तंभ अभिलेख, इसमें पाशुपत सेव आचार्य उदिताचार्य उल्लेख हुआ है। फिर चंद्रगुप्त सेकंड का उदयगिरि अभिलेख है। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि चंद्रगुप्त सेकंड का जो था दरबारी जो कि शैव संप्रदाय को मानता था, वीरसेन, उसने यह रचयिता की थी। कुमारगुप्त का करमदंडा अभिलेख, यह अभिलेख शिव स्तुति का वर्णन करता है। कुमारगुप्त का विल्सड अभिलेख, विल्सड अभिलेख भी बेसिकली इंपॉर्टेंट सोर्स है। इसमें जो है बेसिकली जिस तरह प्रयाग प्रशस्ति में तो लिखा हुआ है नहीं किया था अश्वमेध यज्ञ, लेकिन जो ये कुमारगुप्त का विल्सड अभिलेख है इसमें लिखा हुआ है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। तो ये सोर्स है बेसिकली। फिर कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख, अब मंदसौर अभिलेख के रचनाकार ये इंपॉर्टेंट, देखो एक तो प्रयाग प्रशस्ति इंपॉर्टेंट है, एक विल्सड अभिलेख इंपॉर्टेंट है, और एक रामगुप्त की ऐतिहासिकता जो अभिलेख है दुर्जनपुर वाला जो MP में स्थित वो इंपॉर्टेंट। वापस कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख इंपॉर्टेंट है। ये वत्स भट्टी द्वारा उत्कीर्ण दसपुर के राज्यपाल बंधु वर्मा के समय का और सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। और इसमें जो है आर्थिक व्यवस्था से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। रेशम बुनकरों की एक श्रेणी द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। कुमारगुप्त का तुमैन अभिलेख है। फिर स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख है, ये बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट। वापस इसमें हुणों की पराजय व सौराष्ट्र प्रांतपति पर्णदत्त के समय गिरनार नगराध्यक्ष चक्रपाली द्वारा सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का उल्लेख हुआ है। सुदर्शन झील जो बेसिकली जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो बनाई गई थी, जो उस समय की जो है जल संरक्षण की प्रणाली को प्रचलित करता है, वो अभी भी जो है गुप्त काल में भी चल रहा है। 323 ईसा पूर्व से लेकर के 323 ईस्वी तक जो है 1000 साल से ये झील का पुनर्निर्माण हो रहा है। ये उस समय की जल संरक्षण प्रणाली को उद्बोधित करता है। तो स्कंदगुप्त का सबसे इंपॉर्टेंट जूनागढ़ अभिलेख। स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, इसमें पुष्यमित्रों व हुणों के साथ युद्ध का आक्रमण हुआ। हूण आक्रमण का स्पष्ट उल्लेख भीतरी लेख में हुआ, जबकि जूनागढ़ अभिलेख में मल्लेच्छों के मानमर्दन का उल्लेख है। तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है कि हुणों का आक्रमण किसके समय हुआ था, स्कंदगुप्त के समय हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर एक कुमारगुप्त का दामोदर ताम्रपत्र उल्लेख, इस लेख में पुनर्वंदन भुक्ति का उपरिक महाराज चिराग दत्त का उल्लेख मिलता है। इसमें एक समिति को उल्लेख जिसमें 4 सदस्य नगर श्रेष्ठी सार्थवा कुल्लिक इत्यादि का वर्णन। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो दामोदरपुर जो ताम्रपत्र है कुमारगुप्त का, उसमें बेसिकली गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था के साथ साथ जो उस समय कैसी व्यापारिक परिस्थितियाँ थी, कौन सी मार्गों से व्यापार होता था, सार्थवा कौन था, पूग क्या होती थी, श्रेणियाँ क्या होती थी, उसके बारे में नगर श्रेष्ठी कौन था उसका उल्लेख मिलता है। फिर भानुगुप्त का एरण अभिलेख, ये बेसिकली जो है भानुगुप्त का सेनापति गोपराज की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी के सती होने का अभिलेख है। तो ये सती से रिलेटेड प्रथम अभिलेख के साक्ष्य है। जिस तरह से जो है हेलियोडोरस का जो स्तंभ अभिलेख है वो भगवान विष्णु से संबंधित है, उसी तरह जो है भानुगुप्त का एरण अभिलेख जो है प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य जो ये स्पष्ट करता है कि सती प्रथा होती थी। फिर है प्रभावती गुप्त का ताम्र अभिलेख, इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह नाग राजकुमारी कुबेर नागा से होने का वर्णन किया गया है। तो ये बेसिकली जो है पुरातत्व अपने जो सोर्स से रिलेटेड जो है पूरा परिचय हो गया है। तो अब जो अपन नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो होगा गुप्तकालीन जो संस्थापक है श्रीगुप्त, और चंद्रगुप्त फर्स्ट के क्या योगदान है, समुद्रगुप्त कौन है, उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। तो अगला जो वीडियो होगा वो इससे रिलेटेड होगा। और थैंक्स।